नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में जान लिया था कि क्या होती है कोशिका, और उसके जो 10-11 भाग हमने पढ़े थे उस क्लास में। उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर जीवद्रव्य तक लगभग 10-11 पॉइंट कवर कर लिए थे। तो आज हम उस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे कि कोशिका में और क्या क्या होता है पार्ट। तो आइए देखते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने उस क्लास में पढ़ा था। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या करता है उसमें। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। वो क्रेब्स चक्र के माध्यम से राइबोसोम है, वो प्रोटीन देने का काम करता है। गोल्जी बॉडी है, वो प्रियोन का काम करता था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो ये भी एक तरह से आंतरिक रूप से सहायता प्रदान करता था। और वैक्यूल्स थे, वैक्यूल्स जल संग्रह का काम करते थे। लाइसोसोम पाचन एवं बक्सन का काम करते थे। और सेंट्रोसोम है जो कोशिका विभाजन का काम करते थे। तो ये सब हमने वीडियो में जान लिया। तो जो न्यूक्लियस होता है बीच का, वो इन सब का नियंत्रण करने का काम करता है, इसलिए इसको प्रबंधक बोला था। हमने ये सब जान लिया था। अगर तो आप सबका ये सवाल रहता है कि कोशिका, हमने सबने देखा है कि कोशिका सबसे छोटा अंग होता है, सब बोलते हैं सबसे छोटा अंग होता है, सबसे छोटा अंग होता है। तो ये सब गलत है। कोशिका जो होता है, ये जैसे मैंने लिख रखा है कि कोशिका जो सबसे छोटा अंग होता है, सबसे छोटा अंग नहीं होता है कोशिका। सबसे छोटा अंग होता अगर, तो ये सब क्यों देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब क्यों कोशिका में, ये कोशिका के अंदर ही तो है। तो सबसे छोटा अंग तो ये इनमें से होना चाहिए, कोशिका कैसे होगा। तो दोस्तों, हमने अभी तक जान लिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर जीवद्रव्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। जीवद्रव्य के बाद हम 12वां टॉपिक पढ़ेंगे अपना सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सीलिया जो होता है, जो कोशिका होती है, जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो ओनली जंतुओं में पाए जाते हैं, पादपों में नहीं पाए जाते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं वो कोशिकाओं का आउटर पार्ट होता है, जो बाहर की पार्ट होता है कोशिका के बाहर। ये कोशिका झिल्ली है और उसके बाहर जो होते हैं ये उभार समान होते हैं। और ये कौन सी स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारे माथे के बाल या बाल होते हैं उनके समान स्ट्रक्चर होते हैं इनकी, और कोशिका के बाहर पाए जाते हैं। और जो सीलिया और फ्लैजिला है वो आउटर पार्ट होता है, ये हमने जान लिया। और जो कोशिका ये फ्लैजिला होती है, ये क्या काम करती हैं, ये अवशोषण का काम करती है। अवशोषण का कैसे करती है, जैसे कि कोशिका में कोई भी जो फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, उसका अवशोषण कर लेती हैं। जो भी बेकार होता है फ्लूइड, उसका अवशोषण कर लेती है। और एक काम और करती है ये मोशन का, जो हमारी कोशिकाएं होती है उसको गति देने का काम करती है। कौन सी, फ्लैजिला जो होती है वो इधर उधर हिलने में और गति प्रदान करने में काम आती है। और जो फ्लैजिला जो होती है, फ्लैजिला सीलिया से बड़ी होती है। सीलिया छोटे बाल होते हैं, छोटे बालों के समान होते हैं, बाल नहीं होते हैं, छोटे बालों के समान होती है। और फ्लैजिला जो होती है वो बड़े बाल के समान होती है, तो इसको फ्लैजिला थोड़ी बड़ी साइज की होती है। तो सीलिया और फ्लैजिला के बाद हम पढ़ेंगे लवक के बारे में। लवक क्या होते हैं, तो लवक जो होते हैं वह केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। लवक एक कोशिका का ही पार्ट है, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जो पादपों की जो कोशिकाएं होती है उनमें लवक पाए जाते हैं। तो लवक जो होते हैं वह एक तरह से केंद्रक के समान होते हैं। जैसे कि केंद्रक सबसे बड़ा पार्ट होता है कोशिका में, जंतु कोशिका में, उसी तरह से जो लवक होता है, लवक पादप कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, लवक होता है। जो लवक होता है वो ओनली पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये इसके जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ये जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक बोलते हैं। हरित लवक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये हरे होते हैं। हरित लवक होने के कारण ये हरे रंग के होते हैं। जो हरित लवक होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। ये हरे रंग के क्यों होते हैं, इसको ये हरे रंग के ये इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नाम का पदार्थ पाए जाते हैं। क्लोरोफिल को पर्णहरित बोलते हैं। पर्णहरित पाए जाने के कारण हरित लवक का कलर हरा होता है। और जो ये क्लोरोप्लास्ट हैं वो पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, ये पत्ती और तने में।
जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ हरी होती हैं, वो इसी हरित लवक की वजह से होती है, तो पत्तियों में पाए जाते हैं। और जो कुछ पादप होते हैं, कुछ पादप जैसे गन्ना हो गया, बांस हो गया, उसके तने जो होते हैं वो भी हरे होते हैं, तो उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या हरित लवक पाया जाता है। जो हरित लवक होता है वो भोजन निर्माण का काम करता है, हमारे शरीर में भोजन निर्माण का काम करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि जो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल नाम का जो पाया जाता है पदार्थ, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। वो जैसे सूर्य का प्रकाश मिलता है उसको, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उस माध्यम से पौधे भोजन बनाते हैं। तो पौधे भोजन किसके माध्यम से बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से। उसके बाद में चलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णित लवक बोलते हैं। अवर्णित लवक जो होते हैं वो इस कोई कलर नहीं होता है, इनका कलरलेस होते हैं, कलरलेस होने होते हैं ये। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जड़ और मूल। जड़ और मूल जो होती है पौधे की, जो भाग सूर्य के संपर्क में नहीं होता है, यानी कि जो भाग नीचे भूमि में भूमिगत होता है, उस भाग में अवर्णित लवक पाए जाते हैं। जो भूमिगत तना होता है, कुछ पौधे जो होते हैं उसके तने जो है वो भूमि के अंदर चले जाते हैं, उस तनों में भी अवर्णित लवक पाए जाते हैं। और जो अवर्णित लवक या ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो भोजन को संग्रह करने का काम करते हैं, यानी कि इकट्ठा रखते हैं भोजन को। भाई पौधे जो है पहले से ही संभल के रहते हैं कि आगे चलकर अगर भोजन काम आया तो वो पहले से संग्रह करके रखते हैं, वो खाए में करते हैं अवर्णित लवक में। उसके बाद में क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? उसको वर्णित लवक बोलते हैं। ये रंगीन होते हैं, मतलब रंगीन प्रत होते हैं, पौधे को भाग जो होते हैं उसको रंगीन करने का काम करते हैं। जैसे कि फल हो गया, फलों का कलर पीला दिखाई देता है हमारे को, कोई फल लाल होता है, तो उन फलों को कलर देने का काम कौन करता है? वर्णित लवक या क्रोमोप्लास्ट। जैसे फल में पाता है, ये पुष्प में पाता है और कुछ बीजों में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों लवक के बारे में एक बात और है, वो जैसे कि आपने देखा होगा कि गाजर का कलर जो होता है लाल होता है, टमाटर का कलर लाल होता है, तो वो किसके कारण होता है? लाइकोपिन जो होता है, लाइकोपिन क्रोमोप्लास्ट है, यानी कि वर्णित लवक है, उसके कारण टमाटर का कलर लाल होता है। और कैरोटीन है, उसके कारण गाजर का होता है। जेंतोफिल है, उसके कारण सारे फल जो होते हैं उसका कलर कौन सा होता है? पीला होता है। वो जेंतोफिल नाम के वर्णित लवक के कारण होता है। तो क्रोमोप्लास्ट के बाद में हम देखते हैं कि गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र भी एक कोशिका का ही पार्ट है। गुणसूत्र जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये किस लिए, ये क्यों जरूरी है? क्रोमोसोम क्या है? आनुवंशिकता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम कौन करता है? गुणसूत्र करता है। गुणसूत्र जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? जो कोशिका होती है उसका, जो हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा था, केंद्रक के में ही उपस्थित होते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। जो केंद्रक होते हैं उसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं और जीन होते हैं। और डीएनए, आरएनए, जीन के बारे में एक अलग से क्लास पढ़ना जरूरी है, तो हम आगे चलकर डीएनए और आरएनए के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आगे अभी गुणसूत्र में हम आगे चलते हैं कि मानव में जो है, मानव में क्या अलग अलग जो जीव होते हैं, जैसे अलग अलग जीव हैं, बिल्ली है, जितने भी अलग अलग हैं, मेंढक हैं, ये जीव है, उनमें अलग अलग संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो हम मानव है, मनुष्य जो होता है उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़ों में पहुँचे तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। तो जो 46 गुणसूत्र होते हैं उनमें से जो मेल है उनमें भी 46 पाए जाते हैं, फीमेल में भी 46 पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों ही मानवी तो है। तो मेल होते हैं उनमें 44, तो 44 जो होते हैं वो फीमेल और मेल में दोनों में सेम होते हैं। और जो 2 गुणसूत्र होते हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। जो 2 गुणसूत्र हैं मेल में, उनमें एक्स और वाई पाए जाते हैं, और जो फीमेल है उनमें एक्स और एक्स पाए जाते हैं। जो 44 गुणसूत्र हैं मेल और फीमेल में, इन्हीं गुणसूत्रों की वजह से जो मेल और फीमेल की बॉडी होती है वो सेम होती है। केवल ये 2 गुणसूत्र हैं, ये जननांगों में पाए जाते हैं। तो जननांगी केवल फीमेल और मेल में अलग अलग होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो लगभग ऐसी साइज के दिखाई देते हैं, हमारी जो केंद्रक होता है उनमें दिखाई देते हैं ये।
तो कोशिकाओं के सारे भागों के बारे में जानने के बाद हम देखेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि जो पादप होते हैं वो बड़े होते हैं और जो जंतु होते हैं वो छोटे होते हैं। यानी कि जंतुओं की जो वृद्धि होती है वो लिमिट होती है, लेकिन पादपों की लिमिट नहीं होती। तो इसी प्रकार से हम इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जो जंतु कोशिकाएं होती है वो छोटी होती हैं, तो ये स्पष्ट अंतर यही है कि जंतु कोशिका छोटी होती है और पादप कोशिकाएं बड़ी होती हैं। और जो जंतु कोशिकाएं होती है वो गोल होती है और जो पादप कोशिकाएं होती है, पौधों की जो कोशिकाएं होती है वो चौकोर होती हैं। और इनमें जो रसदानी होती है, रसदानी क्या काम करते हैं? जल संग्रह का काम करते हैं। तो जो जंतु होते हैं वो छोटे होते हैं तो उनको आवश्यकता भी जल की कमी होती है, और जो पादप होते हैं उनको जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो उनकी वैक्यूल्स जो होती है वो बड़ी होती है। सीलिया और फ्लैजिला जंतु कोशिका में ही पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में सीलिया या फ्लैजिला नहीं पाई जाती है, क्योंकि पादप कोशिकाओं को इधर उधर हिलने की ज़रूरत नहीं होती, घूमने फिरने की आदत नहीं होती उनकी। और जो जंतु कोशिका होते हैं उनको रोते फिरने का काम होता है, तो वो उनके पास सीलिया या फ्लैजिला पाए जाते हैं। और जो जंतु कोशिका होते हैं उनमें लाइसोसोम पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाए जाते। अब पादप कोशिकाओं की बात करते हैं, तो पादप कोशिकाएं जो होती है उनमें सेल वॉल या भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिकाएं जो होती है उनमें लवक, हमने देखा है कि हरित लवक दे जो वो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। तो हमने ये सब अंतर देख लिया इनमें क्या क्या है। ये जो ऊपर वाले हैं ये थोड़े छोटे छोटे अंतर हैं और जो ये बड़े अंतर हैं। और अब इनमें देखेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या समानताएं होते हैं या क्या क्या अंग दोनों में उपस्थित होते हैं। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ये समानता होती है कि कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका जो ऑर्गन को ढकने के लिए जो झिल्ली पाई जाती है वो दोनों ही जंतु कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में दोनों में पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो शोषण का काम करता है, वो शोषण की आवश्यकता पादपों और दोनों जंतुओं दोनों को होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन का काम करता है और मेरे को प्रोटीन देने के बाद एनर्जी का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता पौधों को भी होती है और जंतुओं को भी होती है, तो दोनों ही पाए जाते हैं, राइबोसोम दोनों में ही पाया जाता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी दोनों में पाई जाती है। गोल्जी बॉडी जो होती है प्रीवन का काम करती है, तो दोनों में ही पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी पाई जाती है। और केंद्रक जो होता है कोशिकाओं में, जो केंद्रक होता है वो दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो केंद्रक पादप कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो लवक की वजह से थोड़ा साइड में नीचे की तरफ होता है, और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें बीच में होता है केंद्रक। तो यही अंतर है में केंद्रक में जो अंतर होता है, जंतु कोशिकाओं में बीच में होता है और पादप कोशिकाओं में थोड़ा नीचे की तरफ होता है। और जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है, तो वो दोनों में ही पाया जाता है। तो हमने पढ़ लिया जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या अंतर होते हैं और क्या क्या समानताएं होती हैं। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अब शुरू होता है, जो प्रोकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल क्या हैं या कोशिकाओं के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। जो कोशिकाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो छोटी होती है, यानी कि छोटी भी होती है, और जो प्रारंभिक कोशिकाएं होती है उनको क्या बोला जाता था? प्रोकैरियोटिक। प्रारंभिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती है, इसलिए इसको आरंभिक कोशिका भी कहते हैं। आरंभिक कोशिकाएं होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि प्रारंभिक कोशिकाएं थी, इसलिए वह अविकसित थी, यानी कि पूर्ण रूप से डेवलप्ड नहीं थी वो। और जो नीलरित शैवाल होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। और बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, तो ये छोटे छोटे जीव होते हैं, उनमें कौन कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो एनिमल और प्लांट में पाई जाती हैं। तो हमने अभी तक जाना है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। अब हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या अंतर होते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या अंतर होते हैं, इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या क्या अंतर होते हैं।
तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमने देख लिया कि क्या है, ये आरंभिक कोशिकाएं होती है, प्रारंभिक कोशिकाएं होती है। तो अगर प्रारंभिक कोशिका हैं तो सीधी सी बात है कि वो छोटी होंगी, और जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं है ये विकसित है, क्योंकि ये बहुत बाद वाली है तो ये विकसित हो गई है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो जो प्रारंभिक बच्चा होता है तो वो छोटा ही होता है, और जो बड़ा हो जाता है वो बड़ा होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो छोटी होती हैं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती है बड़ी होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो उनमें जो केंद्रक होता है वो आवरण रहित होता है। ये प्रमुख अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में। जो केंद्रक होता है वो ऐसे ही फैला रहता है पूरी कोशिका में, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उसके कोई झिल्ली नहीं होती केंद्रक के। तो डीएनए वीएनए सब ऐसे ही फैले रहते हैं। और जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं वो विकसित हैं, तो उनमें तो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से झिल्ली होती है और केंद्रक में डीएनए भी झिल्ली में युक्त होता है। और जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो जो डीएनए होता है केंद्रक में वो भी क्रोमेटिन से ढका होता है। अब आप आगे देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो शोषण में भी थोड़ा अंतर पाया जाता है। जो शोषण होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अपना शोषण करती हैं, और जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होते हैं जो हम मनुष्य होते हैं वो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उनमें एक क्रेब्स चक्र चलता है और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, शोषण करते हैं। क्रेब्स चक्र है, एटीपी बनाता है, ऊर्जा बनती है तो हम श्वास ले पाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से। तो ये अंतर होता है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। आगे चलते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में काहे की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है वो सेलुलोज की होती है। जितने भी यानी कि जो यूकेरियोटिक कोशिका में जो जंतु होते हैं, हमने देख लिया यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होते हैं, जंतु और पादप कोशिकाएं दोनों आती हैं। जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें तो सेलुलोज की भित्ति नहीं पाई जाती उनमें तो, लेकिन जो पादप कोशिकाएं होते हैं उनकी जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं दोनों में होती हैं। ये समानता है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें भी जो जंतु कोशिकाएं होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं देखने को मिलती है। केवल पादप कोशिकाओं में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखने को मिलती है। अब देखते हैं आगे जो राइबोसोम होता है कोशिकाओं में। जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं का राइबोसोम होते हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं तो उनको प्रोटीन की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसमें एटीएस राइबोसोम, हमने देखा था कि बड़ा वाला राइबोसोम कौन सा है, एटीएस या 80S राइबोसोम है, वो बड़ा है। वो किस आधार पे देखा था, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर हमने देख लिया था, कि जो आपने पिछली वीडियो में देख लिया था हमने। और जो छोटा वाला होता है 70S होता है, तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और इनमें ये एक और समानता पाई जाती है कि डीएनए और जीवद्रव्य दोनों में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में और प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोनों में डीएनए और जीवद्रव्य पाए जाते हैं। लेकिन क्या है, डीएनए बिखरा हुआ होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें क्रोमेटिन से ढका होता है। अब मुख्य अंतर देखते हैं हम, क्या क्या अंतर है। ये मुख्य अंग जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वे यूकेरियोटिक कोशिका में होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलता हमें, तो ये अंतर ही तो है। और जो गोल्जी बॉडी होते हैं जो परिवहन का काम करते हैं हमारी मनुष्य में, तो वो गोल्जी बॉडी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं ओनली, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम में कोशिका विभाजन का काम करता है, वो यूकेरियोटिक कोशिका में काम आता है। यानी कि कुल मिला के ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ भी नहीं पाया जाता, बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो थोड़ी पाई जाती है। बाकी यूकेरियोटिक कोशिकाएं विकसित है तो इनमें सब पाए जाते हैं। लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और प्रमुख अंतर है कि लिंग प्रजनन इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन क्या होता है, इसमें क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमने देख लिया इस क्लास में कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, इनमें अंतर क्या होते हैं यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो
लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो के लिए आगे चलकर हम देखने वाले हैं कि इस डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे और भी साइंस की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।